नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव होते ही सूबे की सियासी दलों ने अब बुधनी, विजयपुर और बीना के प्रस्तावित उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजे आने के तत्काल बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर दौरा कर इसके संकेत भी दिए। वहीं कांग्रेस भी तीनों ही क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई में उद्योगपतियों संघ बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई से सीधे श्योपुर जिले के विजयपुर का रुख किया। इसी दिन अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आए। डॉक्टर यादव ने विजयपुर में नए मंत्री रामनिवास रावत के निवास पर जारी श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वह ग्वालियर होते हुए भोपाल लौटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का विजयपुर दौरा इस बात का संकेत है कि विजयपुर, बुधनी और बीना सीट को लेकर चुनाव आयोग ने भले ही अभी कोई चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने अंदर खाने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रावत और बुधनी से विधायक रहे शिवराज सिंह चौहान विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। रावत प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो शिवराज केंद्र सरकार में। अलबत्ता बीना विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे का इंतजार है। इधर कांग्रेस ने भी तीनों ही स्थानों के लिए अपने चुनाव प्रभारी तैनात कर साफ कर दिया है कि वह अमरवाड़ा की तरह तीनों ही उपचुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। बीजेपी विजयपुर और बीना में अमरवाड़ा फॉर्मूला अपना सकती है, तो कांग्रेस दल बदल को उपचुनाव में मुद्दा बना सकती है। इधर बुधनी में बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का ही कोई सदस्य उम्मीदवार होगा या कोई और, इन समीकरणों को देखते हुए तीनों ही उपचुनाव में मुकाबला रोचक रहने वाला है। TNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबिका शर्मा जी। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अंबिका शर्मा जी आपसे। अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, भाजपा की जीत हुई है। हालांकि कांग्रेस ने भी वहां पर कड़ी टक्कर भाजपा को दी और जो जीत का मार्जिन रहा वो सिर्फ 3000 वोट पर सिमट कर रह गया। अब विजयपुर और बुधनी को लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता उपचुनाव, संभावित होने वाले उपचुनावों के लिए कमर कसकर तैयार है। पूरी तरह से चुनौती को स्वीकार कर रहा है। और आप तय मानिए कि विजयपुर सीट तो हम 100% जीतेंगे और बुधनी में हम कड़ी टक्कर देंगे। इनको लोहे के चने चबवा देंगे। हमारा कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की जनता अब इस दल बदल के खिलाफ पूरी तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार है। और इन जो सत्तालोल और बेईमान नेता, इनको पूरी तरह से सबक सिखाएंगे ताकि लोकतंत्र की जो मजबूती है वो बनी रहे। हमारी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी के RSS संगठन को जो व्यक्ति तालिबानी संगठन कहता था, जो षड्यंत्रकारी संगठन कहता था, जो नाजीवादी संगठन कहता था, उस व्यक्ति को आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर और उसको मंत्री पद दे दिया। एक कितनी बड़ी आपकी मजबूरी रही होगी। आपको जनतंत्र में विश्वास नहीं है, जोड़ तोड़ में आपको विश्वास है। आप मजबूर हैं, मजबूत पार्टी नहीं है। आप इसी प्रकार से जो व्यापारी मानसिकता होती है, आपने व्यापार राजनीति को बना दिया। आप खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, आप सत्ता के माफिया हैं। मेरा एक कहना है, आने वाले चुनाव में पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अंबिका जी, इसी प्रकार के दावे और वादे अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भी किए गए थे, लेकिन नतीजा हम सबके सामने है। देखिए, अमरवाड़ा में हम पिछला लोकसभा चुनाव अमरवाड़ा विधानसभा सीट से लगभग 14-15 हजार वोटों से आ रहे थे, लेकिन वहां पर हमने बहुत कुछ कवर किया। 3000 वोटों निश्चित तौर पर अंतर रह गया है। और हमारा कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है, पूरी तरह से उत्साहित है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मदहोश हैं। हमारा कार्यकर्ता का जो उत्साह है, जो जज्बा है, जो संघर्ष की का जो भाव है, वो निश्चित रूप से चमत्कार करेगा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिलेगा। चलिए आशीष जी, लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा की अगर बात की जाए तो जो लीड थी भाजपा की वो 15,000
से ज्यादा वोट की थी। लेकिन वहीं आप जब ये चुनाव के नतीजे घोषित होते हैं उपचुनाव के अमरवाड़ा से, तो उसकी जो लीड होती है वो सिर्फ 3,000 पर रह जाती है, यानी जीत का जो मार्जिन है वो सिर्फ 3,000 का रह जाता है। इस प्रकार से अब कांग्रेस ये कह रही है कि वो विजयपुर और बुधनी का चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, अभी मैंने अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि बुधनी वो हार रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि वो यह भी स्वीकार कर लें कि वो विजयपुर भी हार रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। उसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका सीधा प्रभाव जनता के बीच में है, और आज जनता जान चुकी है कि काम कौन कर रहा है, इतने लंबे समय तक किसने शासन किया और शासन करने के बाद में उन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या किया, ये जनता ने देख लिया है। और अब जनता जब चूंकि देख चुकी है तो निश्चित तौर पे जनता ने ये दूसरा कार्यकाल भी देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस मुक्त सरकार बनी, उसके पश्चात से लगातार प्रदेश का विकास हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो समय होगा उस पूरे समय में ये भारतीय जनता पार्टी की ओर आज जनता का जो रुझान है वो रुझान बना रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का इतना स्नेह और प्रेम है कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने 29 की 29 सीटें जीती। तो आज जब हम 29 सीटें जीत चुके हैं, आज हम मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो ये जो लगातार चुनाव जीतने की जो परंपरा बनी हुई है, ये जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है और हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री की कहना चाहिए कुशल नेतृत्व क्षमता है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का नेतृत्व है, जिनके कुशल नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और लगातार हमारा संगठन मजबूती के साथ चुनाव में उतरता है। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये स्वीकार किया कि वो बुधनी हार रहे हैं और विजयपुर, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव है और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लगातार वो जिनके नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है और कांग्रेस चुनाव हारी है। आशीष जी, बुधनी और विजयपुर से तो विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये तय है कि वहां पर उपचुनाव होना ही है, लेकिन बीना को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जबकि निर्मला सप्रे आपकी पार्टी का दामन थाम चुकी हैं, उसके बाद भी अभी तक उन्होंने इस्तीफे की कोई घोषणा नहीं की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है, सदस्यता स्वीकार की है, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने प्रचार किया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में वहां पर भी चुनाव होगा और वहां पर भी हम चुनाव जीतेंगे। कोई वादे तो नहीं ऐसे किए गए उनसे कि जिसका वो इंतजार कर रही हो कि जब हमारा वादा पूरा होगा तभी हम इस्तीफा देंगे? कुछ इस प्रकार की कोई बात तो नहीं हुई आपके पार्टी पदाधिकारियों के साथ? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आज कांग्रेस छोड़कर आए हैं वो बिना शर्त आए हैं। यदि कोई शर्त के साथ आने की सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी कुशल नीति के लिए जानी जाती है, कुशल संगठन क्षमता के लिए जानी जाती है। तो मैं इस पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत स्पष्ट है। यदि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता भाव के साथ में आता है, पार्टी की विचारधारा से घुल मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था रखते हुए संगठन में काम करना चाहता है तो आए, उसका स्वागत है और काम करे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीना में भी चुनाव होगा और बीना में जब चुनाव होगा तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और लगातार हमारी विकास की जो विजय यात्रा है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो लगातार दोनों ही पार्टी की ओर से रवि जी अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अमरवाड़ा को लेकर भी ये तस्वीर हम सबने देखी, लेकिन नतीजा भाजपा के पक्ष में रहा। कांग्रेस की ओर से दिग्गजों ने वहां पर मोर्चाबंदी की, मोर्चा संभाला और अब विजयपुर को लेकर के भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जहां इन तीनों सीटों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, तो वहीं मुंबई से लौटने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधे विजयपुर पहुंचे थे। बिल्कुल अभिजीत, देखिए हालांकि अब एक उपचुनाव हो चुका है और दो और आसन्न चुनाव हैं और लेकिन बीना को लेकर निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया संशय की स्थिति बनी हुई है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी शायद इसी बात का इंतजार होगा कि और बीना का और इस्तीफा हो जाए तो फिर उसके बाद एक साथ तीनों उपचुनाव करा लिए जाएँ। और वैसे भी अब मानसून के सक्रिय रहते तो चुनाव हो नहीं सकते हैं, इसलिए हो संभव है कि ये फिर सितंबर अक्टूबर तक मामला टले। लेकिन जहाँ तक देखिए अब प्रवक्ताओं की बात है तो ये तो है कि हार कर भी हार स्वीकार नहीं करना, यही सियासत की खूबी है, राजनीति की खूबी इसी को कहते हैं कि हमेशा हर पल उत्साहित बने रहना होना भी चाहिए। क्योंकि
अगर अतीत पे लगे रहेंगे तो फिर ध्यान केंद्रित करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अंबिका जी भी उसी उत्साह के साथ दावा कर रहे हैं बीजेपुर का और बीना का भी। हालांकि बुधनी को लेकर उन्होंने ज़रूर कड़े मुकाबले की बात कही और बुधनी की देखिए वो समझते हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए अनुभवी नेता है, प्रवक्ता है, तो इसलिए वो कोई ऐसा वादा नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि बुधनी स्वाभाविक तौर पर बीच लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रही है, जैसे छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है, ऐसे ही बुधनी भी निश्चित तौर पर। अभी देखिए लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी लीड बुधनी ने ही दी है। तो अब बीजेपुर में ज़रूर जो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ज़्यादा फोकस बीजेपुर पर रहने वाला है। वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि देखिए रामनिवास रावत एक कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, और उनके जाने से निश्चित तौर पर मुझे लगता है एक सबसे तगड़ा झटका कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को लगा उस वक्त, क्योंकि मुरैना से काफ़ी उम्मीद थी उन्हें। और फिर जब रामनिवास रावत गए तो देखिए मुरैना, भिंडा यानी तमाम 29 सीटें हालांकि चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को उम्मीद थी कि ग्वालियर चंबल में वो एक बार फिर अपना असर दिखा पाएगी, लेकिन वो हो नहीं सका। तो ऐसे में बीजेपुर पर ज़्यादा फोकस है। आप देखिए कि अभी अंबिका जी ने भी अगर सबसे लंबी बात कही तो रामनिवास रावत को लेकर ही कही, निर्मला सप्रे को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं मतलब ये और भी कांग्रेस नेताओं की पीड़ा लगभग यही रही है कि उनका जो फोकस है वो बीजेपुर पर ज़्यादा है। और स्वाभाविक तौर पर अगर प्रतिद्वंदी दल का फोकस होता है तो फिर ऐसे में जो सत्तारूढ़ दल है वो भी उसको भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी और ज़्यादा गंभीरता के साथ करनी पड़ेगी। और वही दिख भी रहा है। देखिए आप मुख्यमंत्री 13 तारीख को जब मुंबई में थे उसी दिन अमरवाड़ा के नतीजे आए और शाम को सीधे वो मुंबई से बीजेपुर पहुंचे। वहाँ का एक कार्यक्रम में जो रावत जी का कार्यक्रम चल रहा है उसमें शामिल हुए, श्रीमद् भागवत कथा का, हाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो उसमें शामिल हुए। तो एक कहीं ना कहीं ये पूरा संदेश देने की तैयारी है, मतलब संदेश दिया ही है कि देखिए अब बीजेपुर को लेकर भी हम उतने ही गंभीर हैं जितने अमरवाड़ा को लेकर रहे। और अब चूँकि बीजेपी को एक के बाद एक लगातार सफलता मिल रही है इसलिए उसका उत्साहित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अब उपचुनाव पहले तो घोषित हों, फिर उसके बाद क्या कौन सा दल क्या तैयारी है उसकी वो सामने आ जाएगी अभिजीत जी। अंबिका जी, जब भी चुनाव आते हैं पार्टी आपकी सक्रिय होती हुई देखी जाती है, नजर आती है। लगातार जो पदाधिकारी हैं वे भी क्षेत्रों का दौरा करते हैं, पहुंचते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हम ये चुनाव जो है वो जीतने वाले, कई सीटों को लेकर मैं ये बात कर रहा हूँ, तमाम जगहों से ये बयान सामने आते रहे। लेकिन अंत में जब नतीजे आते हैं तो आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। कमी कहाँ रह जाती है? क्या जनता तक आप अच्छे से पहुंच नहीं पाते हैं? क्या वजह रह जाती है? देखिए पहले तो हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता को ये बता दें कि मैंने ये नहीं कहा कि हम बुधनी हार रहे हैं। मैंने ये कहा कि हम बीजेपुर जीत रहे हैं, लेकिन बुधनी में जो चुनौती है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ पर कड़ा संघर्ष हम लोगों का होगा। और परिणाम हम तो ये समझते हैं कि हम अपने संघर्ष पर विश्वास रखते हैं कि हम वहाँ भी जीतेंगे। तो पहले ये अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। दूसरा निवेदन हमारा ये है कि रामनिवास रावत जी पिछला चुनाव हार गए, 2018 का चुनाव हार गए थे। अब की बार वहाँ पर कांग्रेस के तमाम जांबाज सिपाहियों ने कड़ी मेहनत की। हमारे आदरणीय शिव भाटिया जी वहाँ पर डेरा डाले रहे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने वहाँ पर पूरी योजना बनाई कि कैसे इनको जिताया जाए। और रामनिवास रावत जी 6 बार विधायक बने कांग्रेस के टिकट पर। वहाँ की जनता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है कि यह धोखा करके पार्टी की पीठ में छुरा भोंक कर चले गए हैं और दल बदल किया। ये पलटू राम है। इन्होंने 10 दिन में 3 प्रकार के तो बयान बदले, आपको याद होगा। जैसे ही इन्होंने दल बदल किया 10 दिन बाद ही इनका बयान आया मैं तो कांग्रेस में ही हूँ। इसके बाद इनका दूसरे दिन 24 घंटे बाद ही बयान आया नहीं मैं तो भाजपा में हूँ। फिर इनकी बार्गेनिंग शुरू हो गई। इनकी जो माने जो तो जब अंबिका जी जब उनके बयानों में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा था, कभी वो कुछ बयान दे रहे थे, कभी कुछ बयान दे रहे थे, जैसा भी आपने भी जिक्र किया कि पहले वो कह रहे थे कि कांग्रेस में है, फिर उसके बाद वो भाजपा में,
तो कहीं ना कहीं आपको भी तो ये चीज समझ में आ गई होगी पार्टी को, तो फिर उनको मनाने की, समझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं संभाल पाए आप? नहीं नहीं, बिल्कुल समझाने की कोशिश नहीं की गई। हम्म, हम उनकी मानसिकता को अच्छी तरह समझ गए थे। हम्म, वो बिल्कुल मंत्री पद के प्रलोभन में वो वहां पर गए हैं और ये सत्ता लोभी लोग हैं। ये इन्होंने विजयपुर क्षेत्र की भोली भाली जनता, बहुत अच्छी जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। ये नेता ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा विश्वासघाती नेता के रूप में जाना जाएगा। इसने इतना बड़ा पाप किया है केवल पद की खातिर, केवल मंत्री पद की खातिर। एक 6 बार के विधायक की जो गरिमा होती है उसको भूल गए, इतने बड़े प्यार को भूल गए, जनता के प्यार को। इतने सत्ता लोभी लोग हैं और इनकी इतनी बड़ी मजबूरी। हम वहाँ के बच्चा वहाँ का कह रहा है कि हमारे आरएसएस को, जो हमारी मातृ संस्था है, अपना संगठन है, उसके बारे में इन्होंने कहा था तालिबानी संगठन है। 7 सितंबर 2021 को कहा था। हम आपको डेट भी बता रहे हैं। और यह संगठन देश को तोड़ रहा है, आतंकवादी संगठन है, षड्यंत्रकारी संगठन है, नाजीवादी संगठन है। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी आज गोपाल भार्गव जैसे लोग, जो इतने सीनियर मोस्ट लीडर हैं, इतने सीनियर विधायक हैं, उनको न लेके आपने रामनिवास रावत जी को आपने कैबिनेट में ले लिया। 2 बार उनकी शपथ हुई। ये आपका चाल और चरित्र है। बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, बहुत बड़ी बातें आप करते हो। आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप व्यापार कर रहे हो राजनीति का। आप कहीं ना कहीं इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हो कि हम सत्ता में कैसे रहें। आपने इसलिए दल बदल कराया कि आपको मुरैना की सीट जीतना थी। गोपाल भार्गव की सीनियरिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है। मुरैना की जनता, विजयपुर की जनता की भावनाओं से आपको कोई लेना देना नहीं। आपका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। आपका डेमोक्रेसी में व्यापार के माध्यम से सत्ता कैसे ली जाती है, हासिल की जाती, आप बड़े पारंगत हो गए हो उसमें बड़े अनुभवी हो गए, उसमें बड़े प्रवीण हो गए और आप सफल भी हो रहे हो। निश्चित रूप से लोकतंत्र को कमजोर करने का जो सतत आपका प्रयास है वो जारी है। वाह भाजपा, वाह री पार्टी, क्या बात है, क्या बात है। आशीष जी, अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो भी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होते हैं वो उसकी नीति से प्रभावित होकर शामिल होते हैं, किसी की कोई शर्त यहाँ पर नहीं मानी जाती है। फिर क्या वजह रही कि चुनाव के पहले ही मंत्री पद दे दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो संगठन मूलभूत कार्यकर्ता आधारित संगठन है। और यदि आज हमने उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाई है तो ये निश्चित तौर पर सरकार का निर्णय है, हमारे मोहन यादव जी का निर्णय है। क्योंकि सरकार में जो ये मंत्री किसको बनाना किसको नहीं बनाना, ये स्वतंत्र रूप से अधिकार होता है मुख्यमंत्री के पास में। परंतु जो उस क्षेत्र की जनता की मांग थी, जनता चाहती थी कि उस क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ के विधायक को मंत्री बनाया जाना। नहीं, बिल्कुल सारी जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है, उस पर कोई निश्चित तौर पे आज नहीं उठा रहा है। जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, तो उनके साथ ही उन्हें मंत्री पद दिया गया। और मंत्री पद दिए जाने के पीछे केवल और केवल एक ही भाव था कि उस क्षेत्र की जनता का विकास हो सके और उस क्षेत्र के लोगों को सरकार में नेतृत्व मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था। वहीं दूसरी तरफ जहां हमारे कांग्रेस के साथी बार बार कह रहे हैं कि कोई दल बदलू है, कोई दल कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, तो आपके परिवार के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो इस बात पे आपको चिंता करने की आवश्यकता है कि आपके संगठन की स्थिति क्या हो गई, आपके परिवार की स्थिति क्या हो गई, कि आप अपने परिवार के लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे, उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो जागरूक विधायक थे उन्होंने ही कांग्रेस को छोड़ा है। उनको मालूम है कि 5 साल के अंदर जब सरकार कांग्रेस की बननी नहीं है, आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर उन्होंने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। और क्षेत्र की जनता का जो विकास है वह विकास सतत रूप से होता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी तो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। चलिए अंबिका जी, आखिर बार बार ऐसी स्थिति निर्मित होती क्यों है कि आपके नेता जा रहे हैं छोड़कर? देखिए, हमारे वही नेता जा रहे हैं जो सत्ता लोभी हैं।
सत्ता लोलुप जिनका संघर्ष में तो विश्वास आपने ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया? आप जिस प्रकार से जब कोई कांग्रेस छोड़ के चला जाता है तो आप उस पर आरोप लगाते हैं, तो आप पहले से चिन्हित क्यों नहीं करके रखते हैं? और फिर ये तो बड़ी चिंता की बात भी आपके लिए हो जाती है ना। तय करके रखते हैं, आपके संगठन के लोग आपको छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि नेतृत्व का अभाव है। और ये नहीं, सत्ता की लालच में नहीं, आशीष जी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन छोड़ लीजिए। रहे हैं। आप जीतू पटवारी से इस्तीफा मांगिए, जीतू पटवारी आशीष जी अंबिका जी को बोलने दिए। आशीष जी अगर आप बोलेंगे तो हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर हमें बात कर लेना दीजिए। नहीं आशीष जी अंबिका जी आप अपनी बात जारी रखें, हमें बात कर लेना दीजिए। आप जी आप अपनी बात जारी रखें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा विशाल संगठन है, बहुत सारे नेता ऐसे पलते और बढ़ते रहते हैं, जो लोग केवल सत्ता के लिए आए हैं, वो भी हमारी समझ में आते हैं कि ये सत्ता के लिए आए हैं। जो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, वो भी हम हमारे संगठन की नजर में है कि ये लोग बिल्कुल संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जो विचारधारा से जुड़कर आए हैं, वो जो विचार को जीते अच्छा हैं। अंबिका जी एक बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपने कहा जो हमारे पास लोग आते हैं पहचान जाते हैं कि ये संघर्ष करने के लिए आए हैं, कि सत्ता के लिए आए हैं। 6 बार से विधायक रहे हैं, वो 6 बार विधायक रहे, टिकट कांग्रेस का ही रहा है, आपने ही उनको नेतृत्व करने के लिए चुना है। तब ये समझ में नहीं आता कि वो संघर्ष करने के लिए आए या फिर सत्ता में रहने के लिए आए हैं। लेकिन जब वो उनको ये लगता है कि क्षेत्र का वो विकास नहीं कर पा रहे तो वो भाजपा के साथ चले आते, तो फिर ये बातें निकलकर सामने आने लगती है कि कौन सत्ता के लिए आ रहा है, कौन संघर्ष के लिए आता है। तब ये बातें क्यों होती है अंबिका जी? इसके पहले विचार क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, इनको कांग्रेस के तत्कालीन नेता माधवराव सिंधिया जी लाए थे, जो कोई विचारधारा से जुड़कर नहीं आए थे, और सिंधिया जी के प्रति ये वफादार रहे, उत्तरदायी रहे, कांग्रेस के प्रति वफादार भी नहीं रहे। इन्होंने जब ज्योतिराज सिंधिया ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तब इन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को भीषण भी कह दिया था, क्योंकि इनको लगता था कि हमको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। अब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे, अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, इस बात का इनको क्षोभ रहा। ये सत्ता के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, सेवा के लिए राजनीति करने वाले लोग नहीं है। तो ये परिस्थितियां रही। अब इधर भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ गया कि सत्ता लोभी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर दे दिया कि आपको मंत्री बनाएंगे, आप आ जाओ, रिजाइन करके आ जाओ। तो हमारा इस क्षेत्र में रावतों पर प्रभाव जम जाएगा। रावतों पर प्रभाव तो नहीं जमा, लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ इनकी वजह से। चलिए आखिरी कमेंट ले लेते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रवि जी, अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि सत्ता की लोलुपता के कारण वो भाजपा में चले गए हैं। वहीं भाजपा की ओर से आशीष जी कह रहे हैं कि क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए भाजपा का दामन विजयपुर से विधायक रहे रामनिवास रावत ने थामा है। अभिजीत, मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट पे तो काफ़ी बार बहस भी हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला तो चलते रहता है, जो चला जाता है तो फिर ऐसी बातें होती है, और जब रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने बात की थी रामनिवास रावत से उस समय जब ये सब चल रहा था, तो इस तरह की खबरें आई थी कि राहुल गांधी चर्चा के बाद रावत मान गए, फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो तो जा रहे हैं। तो लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है अभिजीत कि जो भी उपचुनाव होगा, मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी के समक्ष ज़्यादा बड़ी चुनौती, क्योंकि कांग्रेस के पास तो वहाँ अब खोने को कुछ है नहीं। तो देखिए, आप अगर 2023 के चुनाव की बात करें तो रावत जी को मिले थे 69,600 के करीब वोट, यानी करीब 70,000, और जो बीजेपी से जो कैंडिडेट थे बाबूलाल मेवरा, उन्हें करीब 52,000 के आसपास वोट मिले थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि एक निर्दलीय है वहाँ पे, मुकेश मल्होत्रा, वो करीब 44,000 वोट ले गए थे, यानी तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन एक बड़ा निर्दलीय प्रत्याशी ने कहीं ना कहीं खेल किया था वहाँ पे। तो अब मुझे लगता है कि इस समय बीजेपी की समक्ष बड़ी चुनौती ये है कि उसका कांग्रेस का से तो खैर है ही, दिख ही रहा है, वो तो विरोध प्रतिद्वंदी दल रहना ही वाला है। लेकिन एक बड़ी चुनौती कहीं उसके अपने भी हैं, क्योंकि अब रावत मंत्री बन गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं, फिर अब मेवरा जी क्या करेंगे? मेवरा जी का विरोध शुरू हो गया है, उन्होंने क्षेत्र में विरोध शुरू कर दिया है, जिन्होंने अभी 52,000 वोट लिए। अब तीसरा बड़ा मोर्चा निर्दलीय ने खोल रखा था वहाँ पर, मल्होत्रा जो है। तो क्या कांग्रेस मल्होत्रा को कहीं अगर कैंडिडेट बना देती है तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट और वो फिर निर्दलीय के वोट, तो ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी चयन होगा वो वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इतना आसान नहीं है ये उपचुनाव, बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है।
और अमरवाड़ा जैसे हालात बनने की स्थिति वहाँ पर भी है। जीत हार का जो अंतर होगा वो कोई बहुत ज़्यादा बहुत नहीं कम- रहने कम वाला है, मार्जिन के क्योंकि साथ पहले भी त्रिकोणीय मुकाबला 2023 में भी देखा गया। मुझे लगता है कि बीजेपी ज़्यादा फोकस इसीलिए करेगी विजयपुर पर भी, क्योंकि उसके समक्ष दोहरी चुनौती अपनों की भी है और कांग्रेस की तो है ही, और तीसरा निर्दलीय। तो फिर अगर निर्दलीय कहीं कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो फिर स्वाभाविक तौर पर समीकरण कठिन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, क्योंकि देखिए समीकरण कठिन होना उससे कोई सत्ता की सेहत पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मंत्री हैं रावत, ये भी देखना होगा। रामनिवास रावत को शायद इसीलिए भी मंत्री बनाया गया है कि वो डबल प्रभाव के साथ मैदान में उतर सके। मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी देखिए राजस्थान में ऐसा हो चुका है कि वहाँ पे जब एक मंत्री को उपचुनाव के चलते, हालांकि उपचुनाव के चलते उन्हें बनाया गया था, वो मंत्री रहते हार गए थे। तो ये विजयपुर की जो सीट है वो कहीं तीनों उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीट होगी अभिजीत। जी, तो विजयपुर और बुधनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। हालांकि समय सीमा के चलते अब हमें चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आशीष जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो विजयपुर और बुधनी को लेकर अब सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है। दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि वहां पर उपचुनाव होना है। विजयपुर सीट से विधायक रहे रामनिवास रावत कांग्रेस से विधायक थे, इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हुए और अब वो मंत्री बन चुके हैं। तो अब उस सीट पर उपचुनाव होना है। किस करवट ऊंट बैठेगा, किसकी जीत होगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।